तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जू अपने समुद्री सफर में निकल चुका था। रात तो इसकी आराम से निकल जाती, लेकिन सुबह जब हो रहा था तो इसने एक विशालकाय जीव देखा था, जो कि बेसिकली एक रथ को बोल लो या नाव को खींच रहा था। क्लियरली ये देख नहीं पाता क्योंकि काफी दूर था। अब आगे एक चीज से तो ये चंभे था कि वो ड्रैगन चैरियट था किसका, या वो जो विशालकाय जीव था जो भी था, वो जो खींच रहा था वो क्या चीज था। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन थे इसके पास, वैसा इंफॉर्मेशन में भी कहीं ऐसा जिक्र नहीं था। अब ये भी तो एक बड़ा ही खतरा था। चलो ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। समय निकलता है, धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। जू को अब कोई लोग भी दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन इस दौरान ये जो प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र था उससे ये अब परिचित होने लगा था। कभी कभी से समुद्री जानवर मिलते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम निकल जाता था, कभी कभी बैटल भी करना पड़ता था। लेकिन जब बैटल करता था, आपको पता है समुद्री जीव मिल रहे हैं तो उनके शरीर बहुत काम की चीज होती है, हड्डियां। तो वो चीजें आपके ड्रैगन बोट में भी काम आ सकती है, बहुत सी चीजों में। और जू क्योंकि बैटल कर रहा था ना, तो इसका कॉम्बैट पावर भी तो बढ़ रहा था, समुद्री क्षेत्र में कैसे बैटल करना है। तो एक दिन की बात है, दोपहर का समय था, मस्त पानी भी गर्म था। जू अपने कल्टीवेशन में था, अपने थर्मापोर्ट के डिफेंसेस को देख रहा था। वेस्ट जिधर इसको जाना था, आर्कीपेलागो के एरिया में, या उसके आगे जो सी लिजर्ड आइलैंड है उस तरफ। क्योंकि उस इसके हिसाब से 7 दिन लगेंगे उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। और जिस रास्ते से जा रहा था ये सबसे सुरक्षित रास्ता था। लेकिन अब इसको संदेह हो रहा था कि क्या ये सही में सुरक्षित रास्ता है। रास्ता इसका वही था, वेस्ट कोरल होते हुए फिर इसको उस रास्ते पे जाना था। क्योंकि सामने का जो पानी था ना, और कुछ चटाएं बोल लो या रेशे पौधे के कुछ तो दिख रहे थे, और बीच में कुछ नाव भी दिख रहे थे फंसे हुए। और जो धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहा था जहां पर ये जलकुंभी बोल लो या पानी में जैसा कुछ पौधों के रेशे फैल रहे थे, उस एरिया के लगभग करीब था। तो ये जब पौधे देखते हैं ना इसकी नाव को आते हुए, तो इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जू तुरंत ही कुछ टेक्निक यूज कर और अपनी नाव को पीछे खींचने लगता है। लेकिन फिर भी कुछ जो पौधे के रेशे थे ना, वो बहुत तेजी से इसके नाव को लपेटने लगते। इसमें खतरनाक कांटे भी थे और वो फैलते जा रहे थे, और वो पावर भी एब्सॉर्ब कर सकते थे। बड़ी बात तो ये थी, बेसिकली नाव के स्पिरिचुअल पावर को डिवोर कर रहे थे। तुरंत ये डैकर निकालता और इनको काटने लगता है। एक तो भाई की स्पीड तेज थी, नाव की भी स्पीड तेज थी, तो ये इन वाइन से दूर निकल जाता है। लेकिन इस दौरान जो नाव का डेक वाला हिस्सा होता है ना, वहां पर ही कुछ दिखता है। कुछ कटे हुए जो पौधे के हिस्से थे वो थे उसके ऊपर, सांप के समान ऐसा लुढ़ी आ रहे थे। और उनका जो लिक्विड, क्योंकि इसने काटा था तो पौधों का बीच का हिस्सा, तो वो नाव को पिघलाने को देख रहा था। और जू जब उन्हें काट भी रहा था ना, उसे फील हुआ था भाई बहुत इसको मेहनत लग रहा था काटने में। जू इस दौरान देखता है कि जो स्पिरिचुअल स्टोन है ना फॉर्मेशन के बीच में थोड़े से डल हो गए थे, मतलब उनका कलर कम हो गया था। तो मतलब सच में ये जो पौधों की चटाएं थी, लटाएं थी, जो भी बोल ना भाई, वो स्पिरिचुअल पावर को अवशोषित करती हैं, यानी कि एब्सॉर्ब करती हैं। इन्हें क्रीपिंग वाइन्स कहा जाता है बेसिकली, ये जो पौधे होते हैं। और स्पेशल नाम इनका स्पिरिट गजलिंग क्रीपर्स है, जिसके बारे में जू को थोड़ा बहुत आइडिया था, जो इसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया था। अब जू जिस रास्ते से जा रहा था ये सबसे फास्ट था, लेकिन अब इन लटाओं चटाओं की वजह से थोड़ा रास्ता अपना डाइवर्ट कर लेता है, तो समय भी ज्यादा लगने वाला था। अब ये चटाएं कहाँ तक हो सकती हैं, जो पौधे की लटाएं, उस हिसाब से इसको अच्छा खासा ना दूर से साइड बाय साइड पैरेलली जाके निकलना पड़ेगा। अभी एक ब्लैक पिल निकालता, वो था ब्लैक पोलोस। और वो जो पौधों की पानी की बूंदें कुछ एब्जॉर्ब हो रही थी नाव में ना, जब ये इस पिल को निकालता है ना, तो इस तरफ बढ़ने लगती। और जैसे इस तरफ बढ़ती है, जू क्या करता है, इस पिल को पानी में फेंक देता है। जैसे पानी में फेंकता है, वहां पर करप्शन फैलने लगता। तो ये जो पौधों की चटाएं होती हैं बोल लो, पौधे ही बोल लो, वो तुरंत ही ना पीछे हटने लगते। और जू इस मौके का फायदा उठा के तेजी से आगे बढ़ जाता है, टॉप स्पीड में निकाल लेता है। और जू क्या करता था ना, जैसे ही अब ये पौधे आगे बढ़ते थे, ये अपना ब्लैक बोलस यूज कर लेता था, तो वो पीछे भाग जाते थे, तो इसको रास्ता मिल जाता था आगे जाने का। और अब ज्यादा फेंकना भी नहीं पड़ता, क्योंकि इसके नाव के आसपास बहुत सारा करप्शन इसने फेंक के बना लिया था, तो आराम से आगे बढ़ते रहता है। पर तभी इस दौरान इसकी नजर कुछ नाव पे पड़ती है, मतलब नाव पे, मतलब इसके कान में आवाज आती है कि सॉन्ग हैंग, तुम ये हमें कहाँ पर ला दिए। अब ये समझा रहा था, लेट अस स्टार्टिंग, थोड़ा शांत हो जाइए। इस तरफ पौधे नहीं थे वो वाले, लगता है कुछ दिन पहले ही फैले हैं। लेकिन मैंने अपने दादाजी को मैसेज भेज दिया है मदद के लिए, तो कुछ लोग जल्दी आते होंगे हमें फ्री कराने के लिए। तो जोंग हिंग था, जो कि कुछ समय पहले अपने फिनिक्स नाव से निकला था। इस समय इन पौधों की वजह से ये लोग फंस चुके थे। पूरा कोशिश कर रहा था ये फ्री कराने का, और देख रहा था ये जो सिस्टर टिंग है काफी अपसेट दिख रही थी। फिलहाल बस ये माफी मांग रहा था, क्योंकि लड़की का भी बैकग्राउंड देखो यार, काफी तगड़ा था। इस दौरान एक जेड बॉक्स निकालता और इस लेडी को देता और समझा रहा था कि आप टेंशन मत लो, मैं आपको आर्कीपेलागो तक पहुंचा दूंगा। और ये कुछ सोल नरिशिंग मेडिसिन था। बोलता है कि ये बहुत सही है, मेरे दादाजी ने दिया था, माफी के रूप में मैं ये आपको दे रहा हूँ। बंदी नाराज थी, तभी इसके कानों में ना किसी और नाव की आवाज आती, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, इन्हीं की तरफ आ रही थी। और नाव पर जो बंदा था ना ग्रे रोब में, उस पर नजर पड़ती, जिसके बड़े बाल लहरा रहे थे। और उस चेहरे को देखकर ना कोई भी भाई अपोजिट सेक्स की बंदी मतलब फिदा हो जाए। चेहरा काफी कोल्ड था, लेकिन हैंडसम था। और नाव के आसपास
जो भी ये पौधे थे ना वो अपने आप हट रहे थे। बंदी के चेहरे पर एक अलग स्माइल आता है। वो पूछती है कि तुम कैसे डील कर रहे हो इन वाइन से, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? तो ओंगेंग भी उस तरफ देखता है, जू की तरफ। थोड़ा बुरा लगता है कि यार इतने प्यार से तो इन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की स्माइल करके। और जब ये बंदे को ध्यान से देखता हो तो यार ये तुम हो, ये पहचान जाता है ना। और जब पहचानता है तो जू के पावर को भी फील करता है कि यार ये तो पहले से बहुत स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, ये जोंगहेंग था कॉन्क्लेव डिसाइबल, इसलिए टसूचा था। तो ये फिर से बोलता है कोल्ड आवाज में कि इधर आ जाओ, हमारी मदद करो, हमारे लिए रास्ता बनाओ, क्योंकि इसके सबसे ग्रे रूप डिसाइबल्स हैं, पहाड़ी के नीचे रहते हैं, तो इनकी क्या ही औकात है। जूकिंग ने इस नाव को देखा था और इस पर बैठे इन दो लोगों को खास करके देखा था, जोंगहेंग और इस लड़की को, बट ये इग्नोर मार देता है। जोंगहेंग चिल्लाता है क्या तुम बहरे हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये तुरंत ही ना अपनी वाटर ऑरा को एक तलवार में बदलता है और जू की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन जू भी एक वाटर के ऑरा बनाता है और उसे ब्लॉक कर देता है, तलवार को खत्म ही कर देता है। जू अब रुकता है और इस बंदे की तरफ कोल्ड लुक देता है। और इस दौरान ना नाव के नीचे से एक बड़ा सा ड्रैगन वेल निकलता है, थोड़ा ही निकलता है। जोंगहेंग की फट जाती है, फिर वो बंदी भी सरप्राइज हो जाती है। प्रतिबंधित क्षेत्र ड्रैगन वेल, और जू की तरफ अविश्वास के साथ ये बंदा देखता है। ऐसा डिसाइपल जो कि ऑपीक है, लेकिन वो ड्रैगन वेल को सम्मन कर सकता है, जबकि 8वें लेवल में ही ऐसी फॉर्मिंग के कंडेंसेशन के। क्या ही बेहतरीन टैलेंट है और क्या ही कमतर मिलने वाला टैलेंट है। नहीं तो नॉर्मली जो लगभग लगभग फाउंडेशन पहुंच जाते हैं ना, या फाउंडेशन में पहुंच जाते, वो ही ड्रैगन वेल के ऑरा को सम्मन कर पाते हैं। तो जोंगहेंग को पता था, और ये भी पता था ये बंदा जब फाउंडेशन लेवल पे पहुंचेगा तो फिर उसका स्टेटस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और तो इस दौरान बोलता है मैं 20 स्टोन लूंगा हर एक नाव को छुड़ाने का, सिवाय लेकिन तुम्हारे लिए 100। क्योंकि जू की आपको पता है आदत थी, बेस कैंप में भी जब ये था तो वहां पर भी चार्ज करता था। लड़की जो थी ये टेंग, वो जू की तरफ देख, अब जब कोई जवाब नहीं था जू अपना आगे बढ़ने लगता है। तभी ये लड़की बोलती कोई समस्या नहीं। ये अपने नाव को बुलाती है। इनका नाव ना एक मतलब पत्ती के समान दिख रहा था, और उसे वो जू की तरफ भेज देती है। बंदा अचंभित हो जाता है जोंगहेंग कि एल्डर सिस्टर आप। ये लड़की इसकी तरफ देखती भी नहीं है, जोंगहेंग की तरफ। लेकिन लड़की की नाव जैसे थोड़ी आगे बढ़ती है ना, तो ये जो पौधे थे इसको पूरी तरह से अट्रैक्ट करने लगते हैं, मतलब ये खतरे में आ रही थी। लेकिन जू क्या करता है, ब्लैक पोलस उस तरफ फेंकता है। जैसे ही फेंकता है अपने आप ये पौधे हटने लगते हैं। अब जब लड़की पास पहुंच जाती है तो जू के नाव में चली जाती है और अपने नाव को फिर अपने बोट लिया जिसमें भी बोल लो रख लेती है। जू भी थोड़ा सा डर जाता है, यार बंदे। इस दौरान वो इसको थैंक्स बोलती है और अपना नाम बताती है, डिंगजू। और कहती जितना मुझे पता मैं तुमसे बड़ी तो हूँ, तुम मुझे एल्डर सिस्टर कह सकते हो। मेरा धर्मावोट इन एरिया में अच्छा नहीं है ट्रैवल के लिए, तो मैं तुम्हारे नाव में तो बैठ सकती हूँ, मैं एक्स्ट्रा पे कर दूंगी। क्योंकि इन्हें समझ में तो आ गया था जू को पैसे से मतलब है। और ये कुछ 6 पीक का, क्योंकि 6 पीक की थी तो 40 स्पिरिचुअल नोट देती हैं, मतलब एक नोट जो 40 स्पिरिचुअल के बराबर है स्टोन्स के। जू इस दौरान इनके कले की तरफ भी देखता है, इनके कल्टीवेशन की तरफ भी देखता है, और उसके बाद इनको जगह देता बैठने का और आगे निकलने लगता है। और जू को फर्क भी नहीं पड़ता था कि ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही नाव पे चढ़े ये जहर से प्रदूषित हो चुके। लेकिन जहर को एक्टिवेट नहीं किया था जू ने। एक जहर को एक्टिवेट करने के लिए दूसरा जहर लगता। जू के देखो अपने तरीके थे। इधर जोंगहेंग का चेहरा देखने लायक था। इस दौरान बंदी भी तारीफ करती जू के नाव की और पूछती तुम कौन सा डिपार्टमेंट में काम करते हो? अब इतने प्यार से बात करते थे, जोंगहेंग को और जलन होती है, मेरे से तो कभी ऐसे बात ही नहीं करती है, मुझे बार बार इनसे बात करना पड़ता है। अब जोंगहेंग फ्रस्ट्रेट हो रहा था ना, तो एक रेड टालिस्मैन निकालता है जो कि बहुत बड़ा ट्रेजर था, जिसे वो पानी में फेंक देता है। जैसे ही फेंकता ना, पानी में एक आग की लहर सी बन जाती है, जो भी बोलो, पौधे अपने आप जल के खत्म होने लगते। इस मौके का फायदा उठाकर ये आगे बढ़ने लगता और कहता है एल्डर सिस्टर मेरा वेट करिए। और बाकी लोगों को छुड़ाता भी नहीं, कहता तुम लोग वेट करो, मेरे ग्रैंडफादर से मैंने कांटेक्ट कर लिया है, तो वो भेज ही देंगे ना किसी को तुम लोगों को बचाने के लिए। और बाहर निकलने के लिए से और भी कुछ टालिस्मैन यूज करना पड़ता है, क्योंकि तुरंत ही फिर ये जो पौधे थे फिर से फैल रहे थे। नाउ इसका जू के करीब पहुंचने लगता है और इस दौरान ये बात करने की कोशिश करता है। वो बंदी बोलती है मैंने तुमको बोला था मुझे उस रास्ते पे जाना आर्किपेलागो की तरफ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुने। तुम्हारे पास जब ये ट्रेजर था तुमने पहले क्यों नहीं यूज किया, ये बताने की कोशिश करता है। बट बंदी अब इसे इग्नोर मार देती। बंदे को और बुरा लग रहा था। जू के थर्माकोट की तरफ देखता तो इसे और गुस्सा आ रहा था जू पे, लेकिन इसे पता था जू ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो मतलब नहीं है। कोशिश करता है कि एल्डर सिस्टर आ जाइए, नाव में बैठ जाइए, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। लेकिन लड़की मान से इसकी बात सुनी नहीं रहती। वो जू की तरफ देखती है, कहती जू अगर तुम भूखे हो तो मेरे पास कुछ स्नैक्स, कुछ बैग वोग निकालती है। इधर जू को फर्क तो पड़ता नहीं, तो बोलता है एल्डर सिस्टर हम उस एरिया से बाहर निकल चुके हैं, तो आप अपने नाव को या जा सकती हो उसके पास। तो एक्साइटेड होता है कि अब तो कुछ होगा, और ये डिंग की तरफ देखता है। लेकिन लड़की पूछती है आप किधर जा रहे हो, एकदम प्यार से पूछती है। क्या पता हम एक ही रास्ते जा रहे हो। जू को और जलन होती है, सॉरी जोंगहेंग को और जलन होती है। जू बोलता है यार ये बंदी। फिर लड़की कहती है अरे मेरी बात पहले सुनो तो, मैं जा रही हूँ वेस्टल कोरल की तरफ, आर्किपेलागो की तरफ। यहाँ से वो 5 दिन की दूरी पे है। हाँ अगर तुम्हें कोई और रास्ते जाना है तो अलग बात है, साफ सुथरे रास्ते, मतलब मैं अगर सुरक्षित वहां पहुंच जाती हूँ तुम्हें 200 स्पिरिचुअल स्टोन्स और दूंगी, क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? और तुरंत ही वो 2 स्पिरिचुअल नोट्स निकालती है जो उसकी 100 के थे, जू को ऑफर कर देती है। तो बोलता है यार क्या कमाई हो रही है, मतलब वैसे भी ये जा रहा था वो लिजर्ड आइलैंड की तरफ, जो कि उसी रास्ते से होकर जाता था, तो फिर ये मान भी जाता है। जोंगहेंग का चेहरा देखने लायक था। जू काफी खुश था।
जू अपना नाव चला रहा था। चलाना क्या मतलब, बस अपनी ऑरा यूज करो, नाव अपने आप बढ़ती ही रहती है। वैसे भी लड़की इसके चेहरे की तरफ देख रही है, लेकिन जू इग्नोर मारता था, उसको फर्क ही नहीं पड़ता था। और उल्टा तब होता था जब जोंग हैंग बात करने को देखता था इस लड़की से, तो ये लड़की इग्नोर मारती थी। इधर इसको चलन हो रहा था कि यार मैं तो सेवेंथ पीक के एल्डर का मतलब पोता हूँ, ये बंदी। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे सूर्यास्त का समय होने लगता है। रात में देखो वैसे भी नाव ज्यादा आगे नहीं बढ़ती है, लोग कहीं ना कहीं एक जगह रुक जाते हैं नाव में, बीच में ही समुद्र में। लड़की कुछ खाना निकालती है, जू फिर से मना कर देता, अपनी कैबिन में चला जाता है। देखो आपको नाव का पता ही होगा, कैबिन होता है अंदर। लड़की को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लड़की वहीं बैठे रहती है और पूछती है कि तुम कल्टीवेशन में जा रहे हो क्या? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जोंग को और बुरा लगता है। जोंग कुछ बोलना चाहता, लड़की बोलती तुम जू के कल्टीवेशन को डिस्टर्ब मत करो। जोंग का चेहरा और बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे रात का समय हो, एविल और सी फैलने लगती है, आसमान में दिखती है, कुछ अलग आवाजें आती हैं। जोंग उस तरफ देखता है और उसकी फट जाती। लड़की इस दौरान अपने बैग की तरफ हाथ बढ़ाती। जू भी अपने डेस्क से बाहर निकल के आता। बहुत सारे एविल घोस्ट थे, मानो उन्हें किसी ने बुलाया हो, और जू को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता था। तो इसको पूरा इन्फॉर्मेशन था कि इन चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बहुत सी चीजें हैं। और ये जो गॉड का फेस है ना आसमान में, उससे रिलेटेड है। आसमान में एक लालिमा सी छाई हुई थी, वो बेसिकली एक गोल्डन कॉफी का और था, क्रिम्सन कलर का। और इस स्टोरी के बारे में देखो मैं बताना नहीं चाहता कि ये प्रोसेस चलते रहता है। फिर गॉड का फेस प्रकट हुआ, उन्हें भी ये म्यूजिक पसंद आया, बहुत सी चीजें। बाद में ये म्यूजिक काफी कातिलाना हो गया, जैसे लोग भुतहा म्यूजिक बोलते हैं। जो इस दौरान शांति से बैठा हुआ था और इस चीजों को देख रहा था। तो ये देख रहा था ये जो भी घोस्ट वगैरह थे, इनकी आवाजें बढ़ते जा रही थी। जू को फर्क नहीं पड़ता था, उसे बिल्कुल ऐसी आवाजों से डर नहीं लगता था, क्योंकि इसको आदत थी। जोंग की अलग फट रही थी। जू मानो इस म्यूजिक को सुन रहा था। लड़की ध्यान से देख रही थी जू की तरफ। धीरे धीरे सूर्योदय का समय होने लगता है, तो म्यूजिक अपने आप, मतलब ये जो पक्षियां भूत जो भी बोल रहे थे, वो अपने आप जाने लगते हैं। जू अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि जो म्यूजिक बज रहा था ना, जू शांति से उस समय रात भर सुनते रहते हैं। लड़की तुरंत फाइनली पूछ लेती है, जू क्या तुम ये म्यूजिक रात भर सुन रहे थे? तुमने क्या सुना? जू फिर से इग्नोर करता है कि यार ये बंदी सही में बहुत ज्यादा पूछ रही है। लड़की और ज्यादा उत्सुक हो जाती है, एक जेड बॉक्स निकालती है, जू की तरफ देती है कि ये जो चीज है ना तुम्हारे सोल को नरिश कर सकता है, इसके बदले में तुम जवाब दे सकते हो। अब जोंग को और बुरा लगता है, क्योंकि ये जो चीज था उसने दिया था इन लेडी को, और ये लेडी जू को दे रही थी। नाम भी बताते हैं, क्लियर ब्राइट लोजेंग या जो भी रहता है। जू स्पेल की तरफ देखता है, यार सही में काम की चीज तो है। जू ले लेता है और फिर बताता है। वो भी पूछती है ना, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन सही से सुन नहीं पाते, उस शब्दों के बीच में क्या, आवाज के बीच में क्या छिपा है। जो सुन लेते हैं उनके जो सेंसेस होते हैं काफी शार्प होते हैं। तो जो बोलता है हाँ, इसमें मैंने मेरे टीचर की बात सुनी, जो कि मुझे पौधों वौधों के बारे में बता रहे। बंदी और अचंभित होती, यार तुम मतलब पौधों में, मेडिसिन में भी अच्छे हो। उधर जोंग बोलता है बकवास तो कोई भी कर सकता है। लेकिन डिंग फिर से एकदम प्यार से पूछती पौधों वौधों के बारे में। जू थोड़ा सा फिर इरिटेट होता है, लेकिन फिर भाई इसको पिल मिला था तो बताता है फिर चीजें। जोंग को ऐसा निद्रा आ रही थी, मतलब जमा ही ले रहा था। वो ट्राई करता है डिंग जू से बात करने का कि आप नाव में आ जाओ, बट वो फिर से मना कर देते। फिलहाल मतलब ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और डिंग हंसते रहती थी, जैसे सुन करके जोंग को और बुरा लगता था। और जब भी कुछ सवाल पूछती जोकिंग को कुछ ना कुछ गिफ्ट देती, तो बदले में ही जोकिंग बताता था। अट्रैक्ट हो जाए ये बंदी टिंगसू, इसलिए वो बंदा बहुत सारे ना जो समुद्री जीव होता है उन्हें भी मारता है जोंग। 3 दिन साथ में ट्रैवलिंग बीत चुका था। जू जो कि इस समय आराम से कल्टीवेशन था, नाव इसके आगे पड़ रही। सामने में से एक जीव दिखाई देता है जिसे हम शायद एल्बेट्रोस बोलते हैं। इसके पंख होंग थे, काफी बड़ा 12 मीटर का होगा, ब्लूइश कलर का था। और ये जू को मानो टारगेट कर रहा, लेकिन उसे फिर ऑरा फील हो जाती है जू किंग की, तो वो जाने लगता है। लेकिन जोंग की आंखें चमक वो टिंग जू की तरफ से, कि आपको पता है ये जो एल्बेट्रोस है ना, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है, अगर आप चाहो तो मैं इसे मार सकता और फिर हम अच्छा सा लंच कर सकते हैं। बंदी भी इस पक्षी की तरफ देखती है, मतलब ये कोई पक्षी थी एल्बेट्रोस, और पूछती है जू क्या तुम लंच में करना चाहोगे एल्बेट्रोस? जू को लगता था यार ये बंदी सही है, बंदी सही मतलब बहुत उत्सुक है, पौधों के बारे में जानना चाहती है, हर चीज के बारे में जानना चाहती है। इससे पैसे भी मिल रहे थे, अच्छे खासे कमा चुका था। और इसे समझ में आता है देखो कॉन्क्लेव डिसाइपल्स भी कोई बुरे नहीं होते, डिपेंड करता है यार वो इंसान पे। बंदी काफी समझदार है, ये उस बंदे जोंगिंग की जैसे मूर्ख नहीं है। और जू को याद था एक चीज, जब वो जो बहुत सारे भूत जैसे दिख रहे थे, ये बंदी के हाथ में कुछ तो था, क्या नहीं कुछ तो वेपन होगा इनके पास भी तगड़ा, जिससे ये अपनी लाइफ को बचा सकती। लेकिन जू इस दौरान जोंग की तरफ देखता और कहता है कि तुमको समझ में आ रहा है, अगर पूरा समुद्र शांत है मतलब कुछ गड़बड़ है। जोंग कहता है बकवास, ऐसे डरपोक कायर लोग ही कहते हैं। अब ये पक्षी जा रही थी, जोंग अटैक करने ही वाला, तो पक्षी भी नोटिस कर लेती कि जोंग अटैक करने वाला। वो बहुत तेजी से अपना स्पीड बढ़ाती और बहुत तेजी से इन थर्माबोट्स की तरफ पड़ती। जोंग हंसता है, जोकिंग देख रहा था। अब ये बंदा ना जोंग अटैक करने वाला था, पीछे के समुद्री एरिया को देखता है, मतलब समुद्र के अंदर कुछ तो था जो कि बहुत तेजी से इनकी तरफ पड़ रहा था। जोकिंग कुछ टेक्निक्स यूज करता, नाव को डिफेंसिव मोड में कर देता, और जो समुद्र में इसका ड्रैगन व्हेल अपने आप तैर रहा था। देखो ड्रैगन व्हेल उम्मीद है आपको पता होगा, जोकिंग अपनी ओर से एक पानी का ड्रैगन व्हेल बना
बना सकता है जो कि समुद्र में इसके साथ साथ आगे बढ़ रहा है। और उसकी आंखों से ना ये देख रहा था, तो पता था कि समुद्र की गहराइयों से बहुत तेजी से कुछ तो आगे बढ़ रहा है। और जब बाहर निकलता ना, उसके काले स्केल्स थे और वो मिक्स था, न तो ड्रैगन था न तो क्रोकोडाइल था, दोनों का मिक्स था। वो जो अल्बाट्रॉस था जो कि बहुत तेजी से आगे भाग रहा था ना, इस जो भी था ड्रैगन क्रोकोडाइल जो भी बोल लो, उसके मुंह के सामने बहुत छोटा, और तुरंत ही अल्बाट्रॉस को वो निकल के अंदर चला जाता है समुद्र के। और समुद्र की लहरें भी तो बहुत तेजी से उठती हैं, समझ लो वेल के जैसा कुछ पानी के अंदर से आया था। जोंग हेंग एकदम अचंभित हो जाता। वो भाई करतब दिखाने वाला था, हवा में थोड़ा उड़ रहा था कि मारूंगा इस अल्बाट्रॉस को, लेकिन अभी उस सामने देखकर उसको समझ में आ गया था। तुरंत अपने नाव पर वापस आ जा और फाइनली बोलता है, वो तो स्नेक नेक ड्रैगन था। एल्डर सिस्टर आप मेरे नाव पे आ जाइए, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़े। बंदे बोलती है, तुम शांत ही बैठ, तुम अगर कुछ बोलते नहीं तो ऐसा कुछ होता भी नहीं, ऐसा तुम कांड नहीं करने जाते। और जोंग हेंग जानता था गलती तो इसकी थी, तो वो कुछ बोलता भी नहीं है। वो बोलता है शायद वो जो भी ड्रैगन है वो निकल गया। बंदी लेकिन काफी समझदार थी, अपने पावर को रिलीज करके रखती। हाथ में एक हरा तलवार भी था और दायां हाथ जो था वो बैक पर था उनके। तीनों में अगर कोई सबसे शांत था ना, काम जिसको बोलते हैं, वो जू था। उसको पहले ही पता चल गया था कुछ तो है गड़बड़, इसीलिए इसने अपने धर्मापोर्ट के डिफेंसेस को भी एक्टिवेट कर दिया। और जू किंग को ना इतना काम देख करके बंदी भी रिलैक्स हो जा कि नजरें बना के रख दी वो। और जू फिर बोलता है, वो गया नहीं है। तो जू अपने ड्रैगन वेल की वजह से जान जा रहा था कि वो जो समुद्री जीव है, उसको हम ड्रैगन ही बोलेंगे फिलहाल, वो गया नहीं है। बेसिकली कुछ दूर पीछे जाने के बाद ना वो जीव फिर से इन्हीं की तरफ पड़ रहा था और उसकी नजरें ना जू के अब ड्रैगन वेल पर थी कि इसको अब मैं निपटाऊंगा। और भाई अच्छा खासा बड़ा था वो, 600 मीटर। बट जू एकदम शांत रहता है। आदत है भाई को, आपको पता ही है, जंगल में, प्रतिबंधित जंगल में रह चुका है। और जू कहता है, आप दोनों अपने कल्टीवेशन बेस पावर रिलीज को, हमें अपने को खतरनाक बनाना पड़े। और जैसा बोलता है ना डिंग, वैसा कर देती। जोंग हेंग मूर्ख तो था, लेकिन इस बार थोड़ा समझदारी कर और अपने फिनिक्स को भी ना फुल अटैक मोड पे डाल दे। अब इनके ऑरा को तो वो स्नेक ड्रैगन भी फील करता है, बट वो अभी भी पीछे पड़ा रहता। जू इस दौरान ना कुछ एक हाथ से कुछ अपने जो हाथ के टेक्निक्स होते चेंज करता है हाथ को। इसका जो थर्मापोर्ट था ना, उसमें डिफेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ये अपने कल्टीवेशन बेस को रिलीज करता है। अब खास करके बॉडी टेक्निक की वजह से, सी एंड माउंटेन इनकंटेशन की वजह से ना, पीछे मेट्रॉड डीमन प्रकट होता है। लक्स सिंह उसकी खूनी लाल आंखें और एक हीट सी ऑरा फैलती समुद्र में। अब स्नैक ड्रैगन फिर से इस ऑरा को फील करता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। बंदी अचंभित हो जाती है जू के पावर को देख करके। वो जो जोंग हेंग भी था ना, वो भी अचंभित होकर जू की तरफ देख रहा था। जू को फर्क नहीं पड़ता, उसका ध्यान पूरी तरह से उस ड्रैगन पे था, क्योंकि जू रुकता नहीं है। वो बॉडी टेक्निक को, पावर को रिलीज करने के बाद ये जो की कंडेंसेशन है यानी सी फॉर्मिंग स्क्रिप्चर पावर, उससे भी रिलीज करता है। तो समुद्र की लहरों में ना एक भंवर सा बनने लगता है। और जो जू की ड्रैगन वेल, क्योंकि वो की कंडेंसेशन से ही बनती है ना, वो हरा जो ड्रैगन वेल और इसने समुद्र में छिपाया हुआ है जो इसके साथ चलती है, उसका भी और अलग सा चेंज होता है। अब धर्मा बोट में भी ना कुछ सींग से निकलने लगते, 4 पैर से आने लगते, हर तरफ फैलने लगते। क्योंकि वो जो सींग है, आपको पता होगा, जो अपने सीनियर थे जोंगसान, उन्होंने इसलिए लगाया था कि वो किसी भी जीव के स्पिरिचुअल पावर को खींच सकता है। ड्रैगन और शॉक्ड हो जाता है। उसको सबसे बड़ा खतरा जू से फील हो रहा था। जू की जो आंखें थी ना, वो अपने ड्रैगन वेल की आंखों से देख रहा था, एकदम बर्फ के समान। इस दौरान आधे घंटे निकल जाते। ये जो ड्रैगन था ना, थोड़ा गोल गोल चक्कर मारा, फिर पीछे हटने लगता है। फिर भी जू चौकन्ना था। लगभग आधा दिन आगे जाने के बाद ये चैन की सांस लेते हैं। फिर टिंग और जोंग है रिलैक्स फील करते हैं। अब जू सामने जो समुद्र था उस तरफ देखता है। अभी भी देखो, ये समुद्र के गहरे हिस्से में थोड़ी जाते हैं, ये बस बाउंड्री के आसपास का हिस्सा रहता है। क्योंकि बहुत आगे जाना मतलब आप लगभग समझ लो भाई 1000 किलोमीटर समुद्र के बीच में चले गए, उससे मानोगे गहरा समुद्री हिस्सा। लेकिन फिर भी नॉर्मल लोगों के लिए तो ये बड़ा खतरा है। इस दौरान आसमान में वो गॉड का चेहरा तो दिखता है, तो ये उस तरफ से जो भी चीजें हो रही है उसकी वजह से हो रही है। उसने पूरा, जब से वो धरती पे उसका मुंडी दिखाया, तब से जिंदगी व्यस्त हो चुकी है। फिलहाल ही अपने ड्रैगन वेल का ना अपीयरेंस चेंज कर देता है अपनी टेक्निक यूज करके। इधर टिंग की आंखें अलग चमक रही थी जू की तरफ देखकर। जोंग हेंग निराश था। देखो, फाइट करते हुए इन्होंने नहीं देखा जू को, लेकिन पावर तो समझ में आ ही चुका था ना। खास करके ट्रॉट डीमन, वो तो अलग ही बाप दिखता है। और दूसरा जू का ड्रैगन वेल। जितना दोनों ने सोचा था, जू उनसे ज्यादा ही पावरफुल था। कि यार वो बंदा तो सोच रहा था जोंग हेंग, यार इस बंदे की बॉडी कल्टीवेशन भी तकड़ी है, रेड सर्कल के आसपास इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया ये। लड़की अलग सोच रही थी, यार ये बंदा दिखने में भी हैंडसम है, कल्टीवेशन में भी काफी खतरनाक है, बहुत चौकस भी है, आराम से फ्यूचर में फाउंडेशन लेवल पे पहुंच जाएगा। इधर ये लोग अपना मस्त इसके विचारों में गए थे। जू किंग का जो ड्रैगन वेल था, उसका साइज बढ़ते जा रहा था, गर्दन लंबी हो जाती, उसके बॉडी पर ना कुछ नुकीले जैसे जो कांटे बोलते हैं वैसे आने लगते हैं, स्केल्स बड़े होने लगते हैं। बेसिकली ना जू उसके आकार को बदल करके स्नेक ड्रैगन के जैसा कर रहा था और स्ट्रॉन्ग भी वो होते जा रहा था। देखो, आप कोई जीव को देख लो तो उसकी तरह बना सकते हो आकृति, अगर नहीं देखे हो तो कैसे बना सकते हो। अब इसके बाद में वो स्नेक ड्रैगन हवा में प्रकट होता है पानी से निकल करके, और आसपास कुछ
स्वॉर्ड फिश जैसी और इकट्ठी होती, मानो इंद्रधनुष जैसा बन गया था। ये दोनों और अचंभित हो जाते हैं पावर फ्लक्चुएशन फील करके, क्योंकि देखो 8वें लेवल पे की कंडेंसेशन के बहुत लोग होते हैं, बट इतना बेहतरीन कंट्रोल कि आप ड्रैगन फेल बना लो, फिर उसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि मैजिकल टेक्निक में ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, ना तो स्नेक ड्रैगन नहीं तो स्वॉर्ड फिश। बट जू इन्हें ट्रांसफॉर्म कर पा रहा था ड्रैगन वेल से इस फॉर्म में। समय बीतता है, ये लोग आगे बढ़ते रहते। लॉन्गहेंग का निराशा तो बढ़ चुका, इतना से इसे समझ में आ गया था कि जू से ये पंगा नहीं ले सकता, और इसे ये भी समझ में आ गया था कि जू पहुंच ही जाएगा फाउंडेशन लेवल पे। जहां तक दादाजी से भी मदद नहीं ले सकता, नहीं दादाजी इसे ही पीटेंगे। बस दोनों के रास्ते अलग रहे, यही इसका मकसद था। आगे फिलहाल इन्हें कोई खतरा नहीं मिलता है। दूर में एक जमीन सा दिखाई देने लगता है। बंदी काफी उत्सुक हो जाती। रास्ते भर मैंने इसने 300 स्पिरिचुअल स्टोन दिए थे जू को, उसके नॉलेज मतलब जो भी पूछ रही थी बताने की वजह से। तो जू को लगता है यार बंदी को नॉलेज चाहिए, सीखना चाहती, चलो अच्छी बात। आधा दिन का समय भी मतलब बचा था, ये आगे बढ़ रहे थे और ये सवालों का जवाब देते रहता। फाइनली दूर में आर के पिला को नजर आने लगा था। ऐसे लगता है चलो अब जू से तो जान बच जाएगी। लड़की भी मानो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन भाई उसका रास्ता तो मंजिल बोल लो पहुंच जा चुकी थी। जोंगहेंग अब तो उतना एक्साइटेड भी नहीं। लड़की फिर भी पूछती है जू से कि तुम सही में नहीं आना चाहते हो हमारे साथ। जू बोलता है कि नहीं, बताती कि बस मैं मेरी आंटी से मिलने जा रही हूँ, उनका कल्टीवेशन काफी तगड़ा है, तुम भी आओगे ना तो वो तुम्हें कुछ समझा सकती है, तुम्हारे लिए प्रॉफिट होगा। जोंगहेंग को लगता है बस ये मना करते और जू भी प्यार से मना कर देता है। बोलता है कि मुझे कुछ काम है तो आप अपना ध्यान रखिएगा। तो जू यहाँ से निकल जाता। लड़की समुद्र के किनारे खड़ी थी, उसके बाल लहरा रहे थे और वो बोलती है अच्छे से यात्रा करना, सेक्ट वापस लौटने के बाद हम जरूर मिलेंगे और मैं तुमसे सलाह लेने जरूर आऊंगी। जोंगहेंग को और बुरा लगता है कि अंदर से लग रहा था ना भाई ये रो देगा। जू भी ऐसा हाथ हिलाता है नाव से जाते हुए और आगे निकल जाता है अपनी मंजिल यानी लिजर्ड आइलैंड की तरफ। और जू को मालूम था आगे और इसे चौकन्ना रहना पड़ेगा। धर्मा बोट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा। धीरे धीरे 2 दिन निकल चुके थे। तीसरे दिन की शाम में जू को ना आगे में एक आइलैंड नजर आता है, क्या लगी काले कलर का दिख रहा था, लगी खतरनाक और फील हो रही थी। और जब करीब पहुंचा देखता यहाँ पर ना जंगल उंगल थे भाई, ऐसा लगता कोई दूर से मनुष्य देख रहा है और ये फील भी कर ले, बट इसे फर्क नहीं पड़ता। जू वैसे भी पुराना भेड़िया था भाई, शिकार करने में महारथी है। बीच पे फाइनली उतरता है, नाव को रख लेता है, कंधे से थोड़ा धूल झाड़ता है और जंगल की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर इसे कुछ लाशें भी नजर आती है। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनएल कमिस्ट AKA मुसाफिर फिदा लेता हूं।